अपने इरादे को अपना तलवार बना लो, अपने इरादे को अपना तलवार बना लो, जोश को अपना कमान बना लो। अपने इरादे को अपना तलवार बना लो, जोश को अपना कमान बना लो, मंजिल तो यूं ही मिल जाएगी मेरे दोस्त, मेहनत को अपना पतवार बना लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज हम बात करेंगे BHU CHS 11th क्लास के एंट्रेंस की बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर में, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 9th और 10th लेवल स्टैंडर्ड के हैं। तो बात करते हैं हम लोग आज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस इज टॉट इन बोथ द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी। मतलब प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों में कॉमन कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसे हम पढ़ते हैं, दोनों में कॉमन। तो ऑप्शन है आपके पास हर्पेटोलॉजी, माइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो हम बात करते हैं पहले कि ये सभी क्या कहलाते हैं। हर्पेटोलॉजी बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। अगर हिंदी में बात करें तो सरीसृपों का अध्ययन, इसे बोलते हैं हम लोग हर्पेटोलॉजी। दूसरा है माइकोलॉजी, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ फंगस। मतलब कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन बोलते हैं माइकोलॉजी। तीसरा है ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। लास्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ जीन। तो जीन की स्टडी, अब जीन की स्टडी तो सभी में करेंगे, रेप्टाइल्स में भी करेंगे, फंगस में भी करेंगे, बर्ड्स में भी करेंगे, प्लांट्स में भी करेंगे, एनिमल्स में भी करेंगे। मतलब ये कि हमारे पास जो जेनेटिक्स है वो क्या है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही कॉमन है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4th होगा। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। कोशिका सिद्धांत, कोशिका थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मतलब किसने पहली बार कोशिका थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। आपका ऑप्शन है एरिस्टोटल, वाटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एंड स्वान। तो बात करते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। मतलब पूरे जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, एरिस्टोटल को। इन्हें हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के पिता या प्राणी विज्ञान के पिता भी हम लोग किसे बोलते हैं, एरिस्टोटल को। नेक्स्ट है वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था। अगर आपको पता हो तो जैसे कि डीएनए के बारे में बताया गया है कि ये दोहरी संरचना है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हम लोगों के, दो द्विगुणित स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए के बारे में किसने बताया था पहली बार, वाटसन एंड क्रिक ने। दूसरी हम लोग बात करते हैं आगे कि रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक को पता है आप सभी को कि सेल बायोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में इन्होंने किया था, फादर ऑफ सेल बोलते हैं हम लोग, कोशिका के जनक। पहली बार कोशिका के बारे में, कोशिका को किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है आपका स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने, ये एक बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट मतलब कि एक वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक थे, मतलब पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हुए थे, पढ़े हुए थे। नेक्स्ट थे स्वान, ये एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब प्राणी वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने जो एक रिसर्च किया 1838 में, और इन्होंने किया था सेम चीज़ें 1839 में। इन्होंने कहा था क्या, एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी जीव, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट।
मतलब ये कि कोई भी जीव जो है वो किस चीज का बना हुआ है, कोशिका या फिर कोशिका के अवयव, मतलब सेल एंड कंपोनेंट ऑफ सेल। और ये बात पूरी तरह से सही भी है कि हम लोगों के बॉडी में क्या है, सेल है, सेल के अवयव, सेल के कंपोनेंट, मतलब कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, तो ये सभी से हम लोगों का सेल बना हुआ। चाहे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कि अमीबा ले लेते हैं, तो अमीबा के अंदर भी एक सिंगल सेल होता है, तो सिंगल सेल में भी क्या होगा, सेल होगा। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, प्रोटोप्लाज्म होंगे, तो ये सभी चीजें होंगी। इसीलिए बोला गया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल या फिर सेल प्रोडक्ट का बना होगा। तो इन्होंने, स्लाइडेन ने 1838 में प्लांट के बारे में बताया कि सभी प्लांट्स जो हैं वो सेल या फिर सेल प्रोडक्ट के बने हुए। सेम स्टेटमेंट स्वान ने 1839 में दिया। जूलॉजिस्ट थे वो, क्योंकि वो जीवों के अध्ययन करते थे, तो उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल कंपोनेंट एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, सेल थ्योरी। किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने, क्योंकि सेल थ्योरी का ही स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन्होंने प्लांट के बारे में बताया, इन्होंने एनिमल के बारे में बताया, तो हम लोग दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हैव डीएनए। ऑर्गेनेल्स के सेट दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें से बताना है कि किस ऑर्गेनेल्स में डीएनए होता है। तो आप सभी जानते हैं कि डीएनए जो है वो सेल में होता है, बट सेल में कहां कहां होता है। देखिए, पहला है न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पे राइबोसोम है जिसमें नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम है, यहां पर भी नहीं होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो यहां पे तीनों में ही होता है। फिर है न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बात करते हैं क्या कि न्यूक्लियस, देखिए कोई भी सेल को कंट्रोल कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस। इसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। जनरली क्या देखा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम, और उसके अंदर में होता है आपका डीएनए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भैया न्यूक्लियस में तो होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो हाईली डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं और बहुत ही एडवांस वर्क करते हैं, जिसमें हमारा आता है कौन, एक माइटोकॉन्ड्रिया आता है और एक क्लोरोप्लास्ट आता है। तो इन दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है, अपना डीएनए, आरएनए और क्रोमैटिन्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव the organelles which have their own DNA. okay, then next आगे चलते हैं हम लोग। साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। क्वेश्चन है हमारा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नेम क्या है, ऑप्शन देखते हैं, गोरिल्ला एंड गोरिल्ला। ये गोरिल्ला एंड गोरिल्ला किस चीज का है, इसको बेटा हम लोग गोरिल्ला ही कहते हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे वन मानुस। बंदरों में सबसे हाईली डेवलप्ड जो बंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वन मानुस, गोरिल्ला, और ये अलग है। दूसरा है ब्यूफो मेलानोस्टिकस। ये क्या होता है, मेढक, जो छोटा नॉर्मल टोड्स जो होते हैं, कॉमन टोड्स हमारे आसपास घरों में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका ब्यूफो मेलानोस्टिकस। तो जनरली आप देखेंगे घरों में जो मेढक पाया जाता है बहुत छोटे आकार में पाया जाता है, बहुत छोटे टाइप का, तो वो जो मेढक होता है वो आपका क्या होता है, ब्यूफो होता है, घरेलू मेढक बोल सकते हैं आप। घरेलू मेढक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट ऑप्शन है होमो सेपियंस। बेटा होमो सेपियंस को हम लोग क्या है, मानव, ह्यूमन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, क्योंकि पूछ रहा है मानव का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका कैलोटिस वर्सिकोलर। तो ये जान लीजिए, ये है आपका कॉमन गार्डन लिजार्ड, ठीक है, जो आसानी से कलर चेंज करने वाले जो फूल पत्तों पे आपको जो दिखते हैं छिपकली, वही आपका छिपकली क्या है, कैलोटिस वर्सिकलर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड। फर्स्ट, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा किसका, फ्रॉग का, मतलब मेढक की पहली जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका क्या नाम है। तो बेटा उसका नाम है एटलस। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मानव में, ह्यूमन में कितने सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, तो 26। फ्रॉग में कितने होते हैं, 10 टोटल। ह्यूमन के भी जो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका नाम भी होता है सेम, एटलस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई भी अपडेट चाहिए BHU CHS के 6th, 9th, 11th किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे चैनल माइंड मेकर गुरुजी को सब्सक्राइब करें, और प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, माइंड मेकर गुरुजी ऐप, जिसपे आपको CHS BHU से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको दी जाएगी, वो भी अच्छे से। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन, बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। तो यहां पर ऑप्शन हमारे पास है यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, जिम्नोस्पर्म, एल्गी। तो बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, बिकॉज बैक्टीरिया किस ग्रुप में आता है, मोनेरा। बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप से आता है, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ मोनेरा को ही रखा गया है। यूकैरियोट्स जनरली क्या होते हैं, जिसके सेल डेवलप्ड होते हैं, सेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग मॉडर्न प्लांट्स, मॉडर्न एनिमल्स। जिम्नोस्पर्म एक प्लांट है और एल्गी भी एक प्लांट है। तो हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स, जिसमें सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, सेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, सेल्स आर नॉन डेवलप्ड। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, प्रोकैरियोट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्कियोप्टेरिक्स इज मिसिंग लिंक बिटवीन। अब देखिए यहां पे दो बातें जो समझने वाली, आर्कियोप्टेरिक्स और एक है मिसिंग लिंक। तो ये मिसिंग लिंक क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। विलुप्त कड़ी इसको बोलते हैं। देखिए एक होता है मिसिंग लिंक है, और दूसरा होता है हमारे पास एक इसी से रिलेटेड टर्म है जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, ये दोनों वर्ड समझना जरूरी है। अभी देखिए कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि जो दो या दो से ज्यादा समूहों को एक साथ जोड़ने का काम करे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि A B C हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें A और C को कौन जोड़ रहा है, B, एक बीच वाली कड़ी है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे इवोल्यूशन के क्रम में, हमारे उत्पत्ति के क्रम में भी मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म आया होगा A B C D, तो इस तरह से मान लीजिए कि बीच में अब एक कड़ी ऐसी होगी ना जो दो को जोड़ता होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि B कोई एनिमल है, उसके बाद में C डेवलप हुआ, फिर C के बाद D डेवलप हुआ, तो जो B और D को जो डेवलपमेंट के कड़ी में जो जोड़ेगा वो कौन एनिमल है, वो हमारा है C। तो दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को, ऑर्गेनिजम्स को, स्पीसीज को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। जैसे मान लीजिए कि इवोल्यूशन हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, मान लीजिए कि A कोई स्पीसीज है, कोई B स्पीसीज है, कोई C स्पीसीज है, कोई D स्पीसीज है।
तो इन दोनों के बीच में इवोल्यूशन अगर हो रहा है ये, ठीक है, तो ए के बाद में बी बना, बी के बाद में सी बना, सी के बाद में डी बना, तो हम देखते हैं यहां पर कि कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो ए और सी के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, बी। उसी तरह से अगर हम बात करें कि बी और डी के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन हो जाएगा, तो आपका सी। बिल्कुल उसी तरह से हमारे इवोल्यूशन के क्रम में हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो आगे बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ है और कौन है कनेक्टिंग लिंक, कौन है मिसिंग लिंक। देखिए कनेक्टिंग लिंक अगर समझ गए तो मिसिंग लिंक और आसान है कि कनेक्टिंग लिंक वैसे कनेक्टिंग लिंक जो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब जो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग मिसिंग लिंक। मतलब कनेक्टिंग लिंक दैट हैव एग्जिस्ट टुडे, मतलब वो आज एक्सटिंक्ट हो चुके, एग्जिस्ट नहीं, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुके हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग लिंक। मतलब कनेक्टिंग लिंक है जो विलुप्त हो चुका, तो अब उसको नाम दिया जाएगा मिसिंग लिंक। अब बात करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स और मैमल्स के बीच में कभी भी कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं था, बिकॉज इन दोनों का इवोल्यूशन पैरेलली हुआ है, पैरेलल हुआ है इन दोनों का इवोल्यूशन। तो हम दोनों के बीच का एक कोई कड़ी नहीं है कि हाँ इसके बाद में ये आया, इसके बाद में ये, ऐसा नहीं है। तो दोनों का पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है, इसलिए यहां पर देयर इज नो कनेक्टिंग लिंक, देयर इज नो कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक ही नहीं है तो फिर मिसिंग लिंक भी नहीं होगा। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में, तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक था, कनेक्टिंग लिंक था, और वही था आपका आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। इसी को हम लोग हॉलीवुड मूवी में बहुत ज्यादा देखे होंगे, आर्कियोप्टेरिक्स को दिखाया जाता है ड्रैगन फ्लाई के रूप में, एक ऐसे चिड़िया जो आग उगलती होगी, तो वही है आपका आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का लिंक माना जाता है कि डायनासोर से वो डेवलप हुए थे और बाद में वो चिड़िया बनने के क्रम में उनमें बहुत ज़्यादा विशालकाय शरीर हो गया था उनका, तो आर्कियोप्टेरिक्स उनका नाम रखा गया, जो कि आज की डेट में अब विलुप्त है ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं, अब नया नाम क्या है, मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक, क्योंकि अब वो मिस हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट एम्फीटेरिया नहीं, एम्फीबिया हो गया यहाँ पे। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के बीच में कौन कनेक्टिंग लिंक है, बेटा यहाँ पे एक है कनेक्टिंग लिंक था जिसको बोलते हैं सीमोरिया, एक छिपकली की, दिखने में छिपकली की तरह प्रजाति थी, जो कि ये भी आज की डेट में मिसिंग लिंक है। नेक्स्ट है एनालिड्स और आर्थ्रोपोड, इसके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है जिसको बोलते हैं पेरीपैटस, जो देखने में थोड़ा सा लीच की तरह लगता है, बट लीच की तरह नहीं, थोड़ा अलग है, बट अगर आप ओवरव्यू करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो लीच की तरह थोड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये पेरीपैटस इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड के बीच में। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में सीमोरिया है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक था आर्कियोप्टेरिक्स, अब हो चुका है मिसिंग लिंक, वो खत्म हो चुका। और मैमल्स और बर्ड्स के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक कभी नहीं था, क्योंकि उन दोनों का इवोल्यूशन पैरेलल हुआ है। जैसे देखिए कनेक्टिंग लिंक की बात कब करेंगे, जब एक के बाद एक आएगा तब, लेकिन यहाँ पे जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों को बीच में तो कनेक्शन करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए वहां पे देयर इज नो कनेक्टिंग लिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का क्या कारण है। तो बेटा वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, ऑप्शन है पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डिस्चार्ज एंड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, स्मोक, नॉइस। देखिए अगर यहाँ पे नॉइस की जगह पे डी ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाता, लेकिन यहाँ पे है सभी अलग अलग ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा स्मोक। स्मोक मतलब धुआं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे डिफरेंट गैसेज निकलती हैं जो कि एयर पॉल्यूशन करती है। लेकिन केमिकल डिस्चार्ज, जब
कोई भी केमिकल, कोई भी रसायन जो इंडस्ट्री से निकलती है तो उससे 2-3 तरह के पॉल्यूशंस होते हैं। इससे 3 तरह के पॉल्यूशंस होते हैं। सॉइल पहला इफेक्ट होगा, दूसरा अगर वाटर में मिला तो आपका वाटर पॉल्यूशन होगा, और इसका अंश एयर में गया तो एयर पॉल्यूशन भी होगा। पेस्टिसाइड्स जो हम लोग पीरकनाशी या कीटनाशी जो हम लोग छींटते हैं खेतों में, तो उसी का स्प्रे के फॉर्म में लगाते हैं तो आपका एयर भी पॉल्यूशन होता है, सॉइल भी पॉल्यूटेड होती है, और अगर किसी बारिश के कारण वो पानी अगर किसी बड़े जलाशय में, बड़े वाटर एरिया में जाता है तो एयर वाटर पॉल्यूशन, मतलब तीनों भी यहाँ से भी पॉल्यूशन होता है सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा एयर पॉल्यूशन और ऑल ऑफ द अबव आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका क्या जाएगा, स्मोक, क्योंकि स्मोक से सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही होता है, इससे सॉइल पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्मोक। ध्यान दे रहे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगने लगते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया है करेक्ट, तो आप ये देखिए कि सबसे करेक्ट कौन है, सबसे उत्तम कौन सा ऑप्शन है, और अगर आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है और आपको लगता है कि सभी गलत हैं, तो वहां पे देखिए कि सबसे ज्यादा गलत कौन है। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऑफ द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, हाउ मेनी ऑटोसोम्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। मतलब ये कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम। तो 23 पेयर क्रोमोसोम में, 23 जोड़े क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम ऑटोसोमल्स, ऑटोसोमल्स मतलब नॉर्मल, सामान्य क्रोमोसोम, सामान्य गुणसूत्र कितने हैं। ऑप्शन है आपके पास 23 पेयर, 22 पेयर, 20 पेयर एंड ओनली 1 पेयर। तो देखिए बेटा, हमारे बॉडी में मेल या फीमेल, सबकी मैं कॉमन बात कर रहा हूं, हमारे बॉडी में क्या होते हैं 22 पेयर। 22 पेयर का मतलब 44, नॉर्मल अगर यूनिट में बात करेंगे तो 44। ये क्या है, ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स, या इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम मतलब कि सामान्य क्रोमोसोम जिससे आपके सेक्सुअलिटी पे, आपके लैंगिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं, जैसे कि हम गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, इंटेलिजेंट है, तो ये सब चीज़ें डिसाइड जो होती हैं वो जनरली ऑटोसोम से होती है, 22 पेयर जो क्रोमोसोम है उनसे होती है, ठीक है। और एक प्लस, इसके प्लस में एक पेयर और होता है क्रोमोसोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर जो कि मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल में X एंड Y और फीमेल में X एंड X होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका 22 पेयर, क्योंकि ऑटोसोम्स पूछा है आपसे। तो ऑटोसोम सामान्य क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 22 पेयर मतलब 44 होते हैं, और एक पेयर मतलब कि यूनिट में कितने, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि मेल में X एंड Y होते हैं, फीमेल में X एंड X होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोसोफिला इज एन इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी ऑफ। चलिए, यहां पर 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट। एक है मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और एक ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, कॉमनली हम लोग इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, फल मक्खी। नेक्स्ट है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है।
तो बेटा मॉडल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? मॉडल आप लोग पढ़ते होंगे, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर। ये क्या होता है कि एक जो क्वेश्चन आने वाला है उसके तरह का, उसी पैटर्न पे, उसके जैसा, कि ये नहीं है मॉडल पेपर का मतलब कि एज इट इज वही, जीरोक्स नहीं होता है मॉडल पेपर। या उसी तरह से यहाँ पे मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब जिसकी जेनेटिक्स किसी और के जेनेटिक्स जैसी होगी, उसी के पैटर्न पे होगी, तो हम लोग बात करेंगे। तो उसी तरह से मॉडल ऑर्गेनिज्म रखा गया स्टडी के लिए। मान लीजिए वो स्टडी जीन की करनी है, अगर बात करते हैं कि जीन की स्टडी करनी है, तो क्या हम ह्यूमन को बार बार जीन निकाल सकते हैं? मान लीजिए कि अगर दवा की स्टडी करनी है कि कोई दवा कितना इफेक्टिव है, तो ह्यूमन तो भाई एक हमारे समाज का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है ह्यूमन को। तो ह्यूमन को हम लोग मार नहीं सकते, ह्यूमन को हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा मॉडल इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसी के जैसा, इसी की तरह फिजियोलॉजी हो, इसी की तरह जीन्स हो, तो उसकी हम लोग स्टडी करेंगे और उस पर जो काम करेगा तो फाइनल हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो कोविड का दौर चल रहा था, तो कोविड के समय में क्या सारे कोविड की वैक्सीन की जितनी भी स्टडी हुई डायरेक्ट ह्यूमन पे हुई? नहीं। क्या होता है, ह्यूमन्स का मॉडल माना था, सबसे परफेक्ट मॉडल माना जाता है माइस को, चूहा, जो आसानी से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। और चूहा के बाद अगर डेवलप हुआ था हर चीज़ की, चूहे पर सब कुछ सही है, फिट है, तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं मंकी पे। और फिर जब मंकी फिट हुआ है तब हम यूज़ करते हैं ह्यूमन पे। ह्यूमन पे भी पूरे ह्यूमन पे प्रजाति पे एक बार नहीं करते हैं, कभी पर कुछ पे। जैसे कि सिंपल लिए कि भाई चलो एक इंडिया से ले लेते हैं, एक अमेरिका से ले लेते हैं, एक रसिया से ले लेते हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स, अलग अलग इन्वायरमेंट वाइज। और फिर जब आप देखते हैं कि नहीं सब पे फिट बैठ रहा है, सब पे सही है दवा, सब पे सही है वैक्सीन, तब हम चलो ठीक है ये वैक्सीन, अब तब पता चलता है कि ये वैक्सीन खोजी जा चुकी है, ये वैक्सीन काम कर रही है पूरी जगह पे। ठीक है, उसी तरह से हर एक स्टडी के लिए, तो मैंने बताया अभी आपको सिंपल कि भैया कोविड की वैक्सीन बनी, उसी तरह से किसी भी चीज़ की स्टडी करनी हो तो उसके लिए हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, ना कि डायरेक्ट ह्यूमन पे ही ट्राई करते हैं हर चीज़। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है पूछ रहा है कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को किस रूप में हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में पढ़ते हैं। तो पहला इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो देखिए जब मॉडल ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, क्यों? पूरे बायोलॉजी का जो एक पर्पस है वो क्या है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, मतलब कि मानव के कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। चाहे आप जितने भी डॉक्टर्स देख लो, वो सभी क्या है, नया नया रिसर्च कर रहे हैं कि भी मानवों का कल्याण हो, अच्छे से दवा चले, अच्छे से इलाज हो जाए। जितने भी रिसर्च, जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप उदाहरण के लिए इसरो के ही साइंटिस्ट, तो क्या कर रहे हैं कि वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि भैया अच्छे से अच्छा जो भी आउटपुट है इंडिया का या हमारे मानव कल्याण के, भारत के लोगों का विकास कैसे हो। तो यहाँ पे बायोलॉजी का भी वही पर्पस है। तो मानव के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, ड्रोसोफिला का भैया अलग जगह पे रहता है, हम अलग जगह पे रहते हैं, हम नॉर्मल घरों में रहते हैं, ड्रोसोफिला जंगलों में रहता है, तो उसकी स्टडी हमारे स्टडी में तो नहीं हो पाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र का स्टडी। दूसरा है जेनेटिक्स, उसके जीन्स का पैटर्न जोड़े में होता है, उनके अंदर भी एक हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम होता है, जैसे हम लोगों में XY हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम होता है, बाकी जो मेल में वहाँ भी होमोजाइगस क्रोमोसोम है, फीमेल में हमारे यहाँ पास भी फीमेल में होमोजाइगस क्रोमोसोम है, हमारे पास भी मैक्सिमम क्रोमोसोम ऑटोसोम्स है, उनके पास भी मैक्सिमम क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स है। तो जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए हम लोग ड्रोसोफिला को मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ताकि हम लोग उसकी स्टडी करें, फिर उसके बाद में हमारे ऊपर स्टडी किया जा सके। दूसरा है फिजियोलॉजी। भैया ड्रोसोफिला क्या है, मक्खी है, एक आर्थ्रोपोडा है। क्या एक आर्थ्रोपोडा और एक मैमल्स का फिजियोलॉजी तो बहुत अंतर होगा, तो उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी तो कर ही नहीं पाएंगे कभी। बायोकेमिस्ट्री, तो बेटा फिजियोलॉजी की जब स्टडी नहीं कर सकते हैं तो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल चेंजेस अलग होंगे, हमारे अंदर केमिकल चेंजेस अलग होंगे। ठीक है, तो ड्रोसोफिला को मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में जेनेटिक्स के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहली बार ड्रोसोफिला को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज किया था, और जेनेटिक्स पे बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। ठीक है, और इसलिए इन्होंने ये 1906 में काम किया था, और उस समय से लगातार 1933 तक काम करते रहे ड्रोसोफिला के ऊपर, और इन्होंने 1933 में
नोबेल प्राइज़ भी जीता था, मेडिसिन का नोबेल प्राइज़, बायोलॉजी के क्षेत्र में मेडिसिन में मिलता है, जो कि 1933 का नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? टी.एच. मॉर्गन को। किस काम के लिए? तो ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स की स्टडी के लिए मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय ह्यूमन ड्यू टू। हीमोफीलिया जो होता है हमारे बॉडी में हो जाता है, कैसे, क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि एनीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, डुप्लीकेशन, म्यूटेशन। देखिए क्या होता है। एनीप्लॉइडी होता है कि किसी भी एक क्रोमोसोम घट जाए या फिर बढ़ जाए। जैसे हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो या तो 45 हो जाए या फिर 47 हो जाए। तो इस तरह के केस में उसको क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका डाउन सिंड्रोम। द नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्या होता है कि एक पूरा पेयर, वन पेयर, यहां पे सीधे वन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग, एक क्रोमोसोम घटे या फिर बढ़े, यहां पे वन पेयर क्रोमोसोम बढ़ जाए, मतलब प्लस हो जाए, एक पूरा क्रोमोसोम का सेट प्लस हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग? उसको पॉलीप्लॉइडी। दूसरा है डुप्लीकेशन। एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर जीन, मतलब एक कंप्लीट क्रोमोसोम या जीन का सेट अगर बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का अगर क्रोमोसोम में, जीन में कोई भी डिफेक्ट आता है, ठीक है, एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी ऑन क्रोमोसोम बाय एक्सटर्नल एफर्ट, मतलब कि जैसे कि इकोसिस्टम के वजह से हो जाए, कोई हम दवा ववा खा लें उसके कारण हो जाए, कोई रेडिएशंस के कारण हो जाए, तो इसको वो लोग बोलते हैं म्यूटेशन। और पहली बार म्यूटेशन जो होता है, जो हेमोफीलिया जो होता है वो म्यूटेशन के कारण ही होता है। एक बार हो गया फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, बट पहली बार जो होता है किसी जनरेशन में वो म्यूटेशन के कारण ही होता है हीमोफीलिया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकिडना इज फाउंड इन। इकिडना कहाँ पाया जाता है? तो देखिए बेटा, इकिडना जो है वो क्या है? एक मैमल है, पहले जान लीजिए, मैमल है। और वो कैसा मैमल है? तो प्रोटोथीरिया ग्रुप का, जिस ग्रुप का आता है आपका डकबिल प्लेटिपस और निथिनचिस प्लेटिपस, वही प्लेटिपस जो कि मैमल्स होते हुए भी एग देता है, ठीक है, और ये भी इसी ग्रुप का इकिडना है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में। न्यू गिनिया एक देश है, वहां पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है इकिडना। इसको बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर भी, इसका कॉमन नेम है स्पाइनी एंट ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब वो थ्योरी जिससे ये पता चलता है कि जो हम लोग कैरेक्टर जो इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में वो हमने एक्वायर्ड की है। मतलब से हमने प्रैक्टिस किया, मान लीजिए कि मैं प्रैक्टिस किया और मेरा इंटेलिजेंस बहुत वृहत हो गया, और ये मेरे प्रैक्टिस से मेरा इंटेलिजेंस बढ़ गया और मेरा इंटेलिजेंस अब मेरे नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? यही बोला था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। किसने बोला था? लेमार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है डिवराइस, डार्विन्स। डार्विन्स आपको पता ही है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया था।
नेक्स्ट है डिवराइस, जो आपको पता है म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया था इन्होंने, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था इन्होंने। और कॉरेंस क्या किए थे, कॉरेंस ने दिया था थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि कैरेक्टर्स जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो है वो ओरिजिनली मेंडल ने दिया था, बट मेंडल के थ्योरी को ब्रेक डाउन किया था, लोगों के बीच में समझाया था किसने, कॉरेंस, डिवराइस एंड टेस्मार्क में। ये 3 साइंटिस्ट मिलकर के थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिए थे, जो मेंडल का था पहले, लेकिन बाद में इन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया, क्योंकि मेंडल के लैंग्वेज इतने कॉम्प्लेक्स थे कि उस समय की जनता को समझ से बिल्कुल परे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्रोमोसोम्स नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर इन, मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस पेयर में किस में पाए जाते हैं, स्पर्म सेल। देखिए बेटा, होमोलोगस पेयर जैसे ही बात करते हैं तो देखिए क्रोमोसोम जो है 2 तरह से पाए जाते हैं, फाउंड इन 2 टाइप्स, फॉर्म 2 टाइप्स। पहला है हैप्लॉइड, मतलब कि यूनिट सिंगल के फॉर्म में, यूनिट एक के फॉर्म में, एक 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 एक। दूसरा होता है डिप्लॉयड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब 2n के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में। तो जनरली हमारे बॉडी में सभी सेल्स में डिप्लॉयड पाए जाते हैं क्रोमोसोम, पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। बट जो सेक्सुअल सेल्स होते हैं जैसे कि आपका गैमेट, तो उन सभी में पाया जाता है हैप्लॉइड। अब देखिए स्पर्म सेल क्या है, मेल गैमेट, ये क्या है, मेल गैमेट। अब सीधी बात है, मेल गैमेट है तो क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा, मतलब कि n पाया जाएगा इसमें, ठीक है। एग सेल ये क्या है हमारा, फीमेल गैमेट, तो इसमें भी क्या है, n पाया जाएगा, मतलब हैप्लॉइड। जाइगोट क्या है हमारा, जाइगोट क्या है, दोनों के फ्यूजन के बाद जो बनता है उसके बोलते हैं जाइगोट, मतलब कि ये हो जाएगा 2n, मतलब कि ये हो जाएगा आपका डिप्लॉयड। अब जब डिप्लॉयड सेल होगा तो क्या होगा, ये पेयर में होंगे इसमें। दूसरा है गैमेट्स, अब इन्हीं दोनों को अलग अलग करके लिखा है, यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, जाइगोट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं, केंद्रक के डिवीजन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है। पहला है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एनाफेज, टीलोफेज। देखिए बेटा, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है कैरियोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यही तो आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियस का डिवीजन किसे कहते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस को। अब आपके मन में आ रहा हो सर एनाफेज टीलोफेज में भी तो न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है, बट एक कंप्लीट न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस बहुत सारे स्टेप्स में चलता है, और जब स्टेप्स की बात करते हैं वहां पर, तो वहां पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये 3-4 स्टेप मिल करके कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे तो 2 ही फेज लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज लिख करके और फिर लास्ट में लिखता 5वां ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तब हम समझ सकते थे। यहाँ पर क्या होगा, इसमें पार्शियल डिवीजन होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, कैरियोकाइनेसिस। आगे की ओर चलते हैं। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा फूल, नॉट पौधा पूछा जा रहा है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा पुष्प, फूल कौन है, रेफ्लेसिया। अगर आपसे ये पूछ दे कि लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, आपसे पूछ दे स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर है बेटा वोल्फिया। ये भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट रेफ्लेसिया और स्मॉलेस्ट वोल्फिया। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं, कमल का फूल आप जानते ही हैं, आसपास में पाया जाता है, देखे होंगे कभी, तो बहुत बड़ा नहीं होता है।
जियांट कैक्टस, कैक्टस में फूल ही नहीं होता है, फूल ही देखे होंगे नहीं होंगे शायद। और सनफ्लावर ही बहुत बड़ा फूल नहीं होता है। अगर इसकी बात करें हम लोग एक रैफ्लेशिया की, तो रैफ्लेशिया के एक जो फ्लावर होते हैं बेटा इतने बड़े होते हैं ना कि आप एक टोकरी में एक फ्लावर को नहीं उठा पाएंगे, इतने बड़े होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन है, रैफ्लेशिया, और स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन है, वोल्फिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, नॉर्मल मटर, सामान्य मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा क्या, पाइसम सटाइवम। बाद बाकी देख लेते हैं। कुकर बीटा मैक्सिमा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं बेटा कोहड़ा। जनरली हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वैश, ठीक है, या फिर इसको गॉड भी बोला जाता है। देखते हैं सोलैनम निग्रम, सोलैनम निग्रम को हम लोग बोलते हैं ब्लैक नाइट शेड, इसका कॉमन नेम है। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मकोए या फिर भटकुइया। मकोए या भटकुइया बोलते हैं सोलैनम निग्रम को। नेक्स्ट आपका दतूरा स्ट्रोमैनियम, तो ये आप जानते ही हैं, इसको बोलते हैं हम लोग थॉर्न एप्पल। वही थॉर्न एप्पल जिसको हम लोग बोलते हैं धतूरा, वही जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, शिव जी का सबसे प्रिय फल में से एक है बेटा, जान लो, इसको बोलते हैं धतूरा। अगर आप भगवान जी को जल चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ को, तो वहाँ पे धतूरा जो है स्पेशली चढ़ाया जाता है। अगर आप कभी भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो धतूरा उसमें से स्पेशल फूलों में से एक है। बाकी फूल आप चढ़ाइए चाहे नहीं चढ़ाइए, ये फूल चढ़ाइएगा भगवान खुश हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, धतूरा स्ट्रोमैनियम। नेक्स्ट है आपका जो आप पाइसम सटाइवम, आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन गार्डन पी, जो वही पी है जो आपके आसपास पाया जाता है, खाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। पाइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पाइनस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? तो समझिएगा, पाइनस, साइकस, जिंको, ये सभी क्या है, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। बाकी आपका ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, जो कि जिसमें भी फ्रूट फ्लावर वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, मॉडर्न प्लांट्स, उन सभी को हम लोग एंजियोस्पर्म में रखते हैं। टेरिडोफाइट्स हैं, तो इसमें सभी फर्न्स आते हैं जितने भी, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स इतने, इसमें आपको मॉसेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में आपको जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स या मॉडर्न प्लांट्स बोल सकते हैं, तो ये आते हैं। लेकिन पाइनस में क्या है, पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म, इसी के साथ आपको साइकस, जिंको, ये सभी जो हैं आपके किसके उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म के। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिराबिलिस जलापा, when plants with red flower and crossed with those with white flowers plant show pink flower, this demonstrates। रेड फ्लावर क्रॉस किया गया किसके साथ, वाइट फ्लावर के साथ। तो पूछ रहा है कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं, किस ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, मिराबिलिस जलापा में, तो ये क्या शो करता है, क्या बताता है, क्या दर्शाता है? हिंदी में बात करते हैं कि मिराबिलिस जलापा, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं बेटा 10 o'clock फ्लावर। देखिएगा बहुत छोटा सा फ्लावर होता है, 10 बजे और 4 बजे इसका नाम ही होता है। गांव में इसको बोलते हैं 10 बजिया फूल और 4 बजिया फूल। तो क्या होता है, लाल और पीला, सॉरी लाल, उजला और पिंक, 3 कलर के आपको जनरली आसपास में मिलेंगे। छोटी छोटी लत्ते रूप में होते हैं और छोटा सा फ्लावर होता है, बहुत प्यारा होता है। तो उस फ्लावर की बात चल रही है कि उसमें अगर हम लाल को और वाइट को क्रॉस करने पर पिंक मिलता है, तो ये क्या बताता है? तो बेटा ये बताता है हमको, ऑप्शन देखते हैं, डोमिनेंस। तो बेटा रेड और वाइट, अगर नॉर्मल रेड से रेड आ जाता, वाइट का कोई मतलब नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे डोमिनेंस मानते हैं।
दूसरा कोडोमिनेंस, जब रेड और व्हाइट दोनों साथ आ जाते हैं तो हम लोग इसको कोडोमिनेंस मानते हैं। दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड है और व्हाइट है लेकिन मिल क्या रहा है, पिंक, ना तो रेड ना व्हाइट, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। नेक्स्ट है रिसेसिवनेस, कब मानते हैं, जब रेड और व्हाइट का क्रॉस करने पर सिर्फ व्हाइट कैरेक्टर ही आता, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेसिव। चलिए बात है, इसको क्रॉस से समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ये हमारा मान लीजिए कि रेड है और इसके लिए व्हाइट, व्हाइट आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन फिर भी, चलिए हम दूसरे कलर ले लेते हैं। चलिए ये रहा आपका आर आर, इसका मैंने कलर रूप ले लिया दूसरा। इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पिंक, कुछ ऐसा मिलेगा। ये क्या हमारे लिए, रेड, ये क्या है, वाइट, और ये हमको क्या मिल रहा है, पिंक। अब इसमें देखेंगे क्या है, ना तो पूरी तरह से रेड है ना पूरी तरह से वाइट है, ये अलग थर्ड कलर है, तो इसको क्या है, इनकम्प्लीट। इसके भी कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आपको जीनोटाइप पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, इसके भी कैपिटल आर चला गया, इसका भी स्मॉल आर आ गया, लेकिन ये अलग शो कर रहा है कैरेक्टर, तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस कब कहते हैं इसे, जब यहां पर अगर ऐसा होता कि ये पूरी तरह से आर और ये स्मॉल आर, मतलब कि ये रेड और ये वाइट, और क्रॉस करने पर सिर्फ रेड ही बनता, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंस। जो जनरली मेंडल के क्रॉस में देखा जाता है कि वहाँ पर सारे हेट्रोजाइगस जो होते हैं, जो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर होते हैं वो डोमिनेंस ही शो करते हैं, वहीं से आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है ये कि जैसे कि हम लोगों के बॉडी में होता है, इसकी बात करें अगर हम लोगों के बॉडी में कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में जनरली जो ब्लड ग्रुप है हमारे, वो करते हैं क्या कि ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए कि ए है और बी है ब्लड ग्रुप, तो इसमें जो शो करते हैं कैरेक्टर वो क्या करते हैं, ए बी, हमारे साथ ब्लड ग्रुप ए बी शो करता है। तो इसमें क्या है, इसका भी कैरेक्टर है इसका भी कैरेक्टर है, दोनों का आधा कैरेक्टर नहीं है, दोनों का कंप्लीट कैरेक्टर है कि अब ये ए से भी रिलेशन है बी से भी रिलेशन है, तो ये साथ साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, सह प्रदर्शिता। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमिनेंस, मतलब साथ साथ डोमिनेट कर रहे हैं, ना तो ये इससे कम है ना ये इससे कम है, मतलब हम किसी से कम नहीं, तो वहां पे क्या है, कोडोमिनेंस। हम दोनों से कम है, हम तुमसे भी कम है। एक जैसे होता है जनरली हम लोग क्लास में भी देखते होंगे, आप लोगों के साथ होता होगा, क्या खुद बोलता है अच्छा कौन तेज है आप में से, तो ऐसे बच्चे सर हम तेज हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सब बोलते हैं हम तेज हैं हम तेज हैं, तो वही वाली बात है, मतलब कोडोमिनेंस, वहाँ पे सभी डोमिनेंट होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी किसी सब्जेक्ट में, कौन तेज है, सर वो तेज है वो तेज है वो तेज है, मतलब हम तेज नहीं हैं, तो वहाँ पे जब दूसरे के ऊपर पदभार डाला जाता है तो क्या है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब आप अपनी डोमिनेंस शो ही नहीं कर रहे हो और दूसरे के साथ मिल करके आप डोमिनेंसी बता रहे हो, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रिसेसिवनेस कब बोलते हैं, जब किसी दो कैरेक्टर में से जो कमतर कैरेक्टर है उसको डेवलप किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है क्लास में कि कोई बहुत मंद बुद्धि का बच्चा है और किसी चीज़ में वो टॉप कर जाता है, तो यहाँ पे क्या है, वो रिसेसिव था, हमारे क्लास का सबसे दबा कुचला बच्चा था और वो आके टॉप कर गया, तो उसको बोलते हैं रिसेसिवनेस, मतलब रिसेसिव था फिर भी कैरेक्टर कुछ शो किया, उसके कुछ गुण आगे बढ़े। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिराबिलिस जलापा में जो पिंक कलर शो करता है वो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं उसको। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विच यूज्ड फॉर वेजिटेबल, सब्जियों के लिए यूज होने वाला वेजिटेबल कौन सा है। देखिए ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली कैबेज,
जानते होंगे हिंदी में बोलते हैं पत्ता गोभी। बहुत लोग कॉमनली इसको बंद गोभी भी बोलते हैं क्योंकि बंद होता है ना, इसलिए। तो पत्ता गोभी। दूसरा है कुकर बीटा मैक्सिमा, वही जो हम बताए थे अभी, गॉड, कोहड़ा। नेक्स्ट होता है रेफाइनस सटाइवस, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिस, मतलब मूली। अब आप खुद ही बता दीजिए कि क्या ये तीनों ही सब्जी में यूज नहीं होता है? तो यहां पे क्या है? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन का आंसर क्या है? तीनों ही हमारा सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। वीडियो आज अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और किसी भी अपडेट के लिए, BHU CHS रिलेटेड, एंट्रेंस रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह के जो क्वेश्चन मतलब सीरीज आपको मिलते रहेंगे, इस तरह के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मूल इकाई क्या है? बेसिक इकाई क्या है? तो बेटा प्रोटीन जो है वो बने होते हैं आपके किससे से? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड के समूह जब मिलते हैं तो बनाते हैं क्या? प्रोटीन। नेक्स्ट आपको बात करें, सभी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। RNA, तो ये क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को समझते हैं, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता है नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजन बेस, साथ में पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, मतलब शुगर का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में हम लोग बात करते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इन चारों में से कोई एक और साथ में पेंटोज शुगर हो जाए तो उसका क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और ये नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, इन दोनों के साथ अगर नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, इसके साथ आ जाता है अगर फॉस्फेट, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का जब बनाते हैं हम लोग क्या? पॉलीमर, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इसका जब पॉलीमर बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का ही एक टाइप है RNA और DNA, DNA एंड RNA। तो हमारा यहां पर ऑप्शन क्या है कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट एमिनो एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेफ्रीडिया आर फाउंड इन। नेफ्रीडिया कहां पाया जाता है? तो पहले तो सवाल यही उठता है कि नेफ्रीडिया है क्या? तो देखिए, नेफ्रीडिया जो है वो क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, उत्सर्जी अंग है। जैसे हमारे बॉडी में किडनी जो काम करता है वही नेफ्रीडिया काम करता है, लेकिन पूछ रहा है किस में? तो स्टारफिश, कॉकरोच, नेरीज, हाउस फ्लाई। बात कर लेते हैं हम लोग। स्टारफिश क्या है? स्टारफिश जो होता है वो आपके इकाइडोडर्मेटा का ग्रुप है। इसमें जो आपका होता है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया नहीं होता, इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बुर्सी या फिर एंड ट्यूब फिट। बर्सी और ट्यूब फिट जो है वो यहाँ पे काम करते हैं किडनी की तरह, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कॉकरोच में होता है क्या? मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन ट्यूब्यूल। और कॉकरोच के ही ग्रुप का ये भी है हाउस फ्लाई। तो इन दोनों में क्या होगा? मालपीजियन ट्यूब्यूल। अब बचा नेरीज, ये है आपके किस ग्रुप का? ये है आपके
एनेलिडा ग्रुप का, एनेलिडा ग्रुप का है और इसमें पाया जाता है क्या, नेफ्रीडिया, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन। एनेलिडा मतलब एनेलिड ग्रुप वही है जो अर्थवॉर्म ग्रुप का आता है। अर्थवॉर्म इसी फैमिली, इसी ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। किस चीज़ के लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, जैसे हमारे बॉडी में किडनी होता है उस तरह से यहाँ पर होता है नेफ्रीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज एसोसिएटेड विथ। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किस चीज़ के लिए एसोसिएटेड है? तो ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, एम एन ब्लड ग्रुप, आर एस ब्लड ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, ओ ब्लड ग्रुप तो समझते हैं आप भी, ए बी ब्लड ग्रुप, एम एन ब्लड ग्रुप कोई है ही नहीं हमारे बॉडी में, तो इसकी तो बात ही नहीं, ये कट। ओ ब्लड ग्रुप से कभी इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नहीं होता है, ए बी ब्लड ग्रुप से भी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है आर एच। आर एच फैक्टर, एक आर एच फैक्टर होता है, इसी के प्रेजेंस से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या फिर निगेटिव होता है। जैसे आप लोगों ने अगर ब्लड ग्रुप की बात करें हम लोग, तो आप लोग ब्लड ग्रुप के बारे में सब जानते होंगे मैक्सिमम, कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। कभी आपने सोचा कि पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ से आता है? ये जो चार तो ब्लड ग्रुप सब जानते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव जो है बेटा वो आर एच फैक्टर के कारण होता है। आर एच फैक्टर एक अलग तरह का एंटीजन है जो हमारे आरबीसी के ऊपर होता है। ए बी जैसे एंटीजन है उसी तरह से ये आर एच फैक्टर वाला भी एंटीजन है। अगर ये होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। अगर ये नहीं है तो बोलते हैं ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव या फिर ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है क्या एक्चुअल में। इसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न डिजीज, न्यूबॉर्न बेबीज, HDFN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटल एंड न्यूबॉर्न। अब ये क्या होता है, देखिए इसको एक केस स्टडी के रूप में लेके थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर फादर है, कोई भी फादर है, उसके पास ब्लड ग्रुप ए बी ओ कोई भी हो, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई भी ब्लड ग्रुप का वो पॉजिटिव है, जो फादर है वो क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, और मदर जो है वो क्या है, निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है। मदर जो है वो क्या है, निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है और फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है। तो इसका जो बच्चा होगा वो निश्चित तौर पे क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक इस बच्चे को या किसी को भी ये HDFN डिजीज नहीं हुआ। कब होता है, देखिए जब इसके बॉडी में, जैसे मान लीजिए कि ए पॉजिटिव और ए निगेटिव को लेकर हम चल रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है फादर का, ए निगेटिव है मदर का, बच्चे का आ गया ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव जैसे ही मतलब कि यहाँ पे RH, हम RH की बात कर रहे हैं बेटा, RH है यहाँ पे, RH नहीं है यहाँ भी RH होगा। तो इसके जैसे ही ए बनेगा तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, आरबीसी के ऊपर एंटीजन बन जाएगा। जब डिलीवरी होगी, मतलब प्रेगनेंसी हटेगा जब, तो क्या होगा, पार्चुरेशन के समय बेबी जब बर्थ निकलता है तो प्लासेंटा टूटते हैं। प्लासेंटा वाल टूटते समय अगर बेबी का ब्लड थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर चला गया, किसके अंदर, मदर के अंदर, तो अब यहाँ पर क्या बनने लगा है, RH का एंटीबॉडी बन गया। किसके अंदर, माँ के अंदर। क्योंकि जैसे हमारा बॉडी जो है क्या रिस्पॉन्स करता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी बाहरी चीज़ें अगर हमारे बॉडी में आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता हमारा बॉडी, उसके अगेंस्ट में मोर्चा छेड़ देता है।
जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई हमला करेगा तो आप किसी न किसी रूप में बचाव करोगे, चाहे वो हमला छोटा हो, बड़ा हो, बातों से हो या फिर लातों से हो। बिल्कुल उसी तरह से हमारे बॉडी में भी होता है कि अगर कोई भी बाहरी चीज़ें आता है तो हमारा ब्लड उसके एवज में, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाए। क्या? एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जैसे RH पॉजिटिव था, ब्लड रप्चर हुआ, वेन्स फटे टूटे, प्लासेंटा वाल्व के थ्रू मदर के अंदर थोड़ा सा भी ब्लड चला गया। अब उस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं गया, थोड़ा सा ब्लड गया, तो उसके एवज में एंटीबॉडी बना लिया। मतलब अब पहचान गया है मदर का ब्लड कि RH पॉजिटिव वाला आएगा ब्लड, उसको पटक के मारना है। ठीक है, तो ये जान गया है, पहचान गया है। अब क्या होगा कि अब तो बेबी अलग हो गया, तो वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, फादर नॉर्मल लाइफ जी रहा है, मदर भी नॉर्मल लाइफ जी रही है। प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम होगा कि फिर से जब माँ गर्भ धारण करेगी, प्रेगनेंसी रिटेन करेगी, तो फिर यही केस आने वाला है। फादर तो पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है, और बच्चा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंसी शो कर रहा है ना, तो बच्चा हमेशा। फिर सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ऐसा ही हुआ है, सेकेंड टर्म जैसे ही बनेगा तो क्या होगा? ये बच्चा डेथ हो सकती है इस बच्चे की। पहले ही मैंने बोला कि पहले केस में जरूरी नहीं कि अगर RH मतलब बच्चे का ब्लड अगर थोड़ा सा मदर में गया है तभी एंटीबॉडी बनेगा, नहीं गया है कोई दिक्कत नहीं, और गया है तो एंटीबॉडी बन चुका है। तो यहाँ से जैसे ही आप ब्लड का सप्लाई जब गर्भ में होता है, बच्चा माँ के गर्भ में, तो माँ से ही ब्लड सप्लाई मिलता है बच्चे को, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर एंटीबॉडी तो बन चुका है RH के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही एंटीबॉडी आएगी माँ के ब्लड के थ्रू यहाँ पर, तो क्या होगा? अब ये बच्चा का ब्लड खत्म। अब ब्लड खत्म तो आदमी भी स्वाहा। तो यहाँ पे क्या होता है? हमेशा ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम ही है, अगर ध्यान दीजिएगा। एरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है। किसमें? फीटल मतलब कि गर्भ में, गर्भ वाले बच्चे को बोलते हैं, भ्रूण को बोलते हैं फीटल। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस मतलब फीटस में, भ्रूण के अंदर RBC का फूटना, उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हमेशा ही सेकेंड बच्चे के लिए होता है। ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला बच्चा, अगर ऐसा कोई आपके आसपास या कोई हो तो मतलब फादर मदर में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट बच्चा ओके, फर्स्ट बेबी जो होगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके होगा। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी? सेकेंड बेबी के समय। सेकेंड बेबी नॉट ओके, नॉट ओके। ठीक है, तो सेकेंड बेबी क्या है? नहीं हो पाएगा, सेकेंड बेबी मर जाएगा, या फिर इतना ब्लड लॉस होगा, इतना ब्लड लॉस होगा कि उसकी बचाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नेक्स्ट, मैन नीड्स कार्बोहाइड्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गेट देम फ्रॉम। जो मैन है मतलब हम लोग, हम आप सभी लोग, उसको चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। किस रूप में? सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। वो कहाँ से मिलता है? तो सेलुलोज से, स्टार्च से, बोथ से, या नॉन ऑफ दीज से। तो ध्यान दीजिए बेटा, हम लोगों को जो मिलता है स्टार्च वो दोनों से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? वो हम लोगों को दोनों से ही मिलता है, स्टार्च से भी, सेलुलोज से भी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर कैसे होता है, तो स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। मतलब हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए, यूज किए, और कुछ जरूरी तो नहीं सभी यूज कर देंगे, कुछ स्टोर भी रहेगा हमारे बॉडी में फर्दर के यूज के लिए, तो वो किस रूप में यूज होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। ग्रोथ हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाई। ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, पिट्यूटरी। तो ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। बाकी ग्लैंड क्या करते हैं? तो ये ग्लैंड आपका थायराइड हार्मोन, जिसको हम लोग थायरोक्सिन भी बोलते हैं, थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है।
एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रीनालिन रिलीज करता है। थाइमस क्या करता है हम लोग? थाइमोसिन रिलीज करता है। और पिट्यूटरी क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, बट जो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो ये रिलीज करता है। काम क्या होता है? तो थायरॉक्सिन का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर आयंस के लेवल को मेंटेन रखना, मिनरल्स और आयंस के लेवल को मेंटेन रखना इसका काम होता है। मिनरल्स एंड आयंस, साथ में मेटाबॉलिज्म मेंटेन कौन करता है? थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन और थायराइड हार्मोन रिलीज करके। एड्रेनालिन क्या करता है? स्ट्रेस कंडीशन से हमें बचाता है। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कभी अचानक किसी कारणवश घबराहट आ जाती है, ठीक है, या कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उससे बचते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक शेर दौड़ने लगे आपके पीछे, आप भागोगे, तो उस समय आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एड्रेनालिन रिलीज करेगी और आपके बॉडी को नॉर्मल लाने की कोशिश करेगी। थाइमोसिन क्या करता है? इम्यून सिस्टम। यही कारण है कि थाइमोसिन जो होती है बच्चों में बहुत डेवलप्ड होता है। जैसे जैसे हम लोग एजेड होते जाते हैं थाइमोसिन कम होता जाता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि बच्चे की जो इम्यून पावर होती है ज़्यादा होती है, बूढ़े की कम होती है। क्योंकि बूढ़े में क्या होता है? थाइमस घटता चला जाता है, थाइमोसिन रिलीज कम होता चला जाएगा और इम्यून सिस्टम उसका वीक होता चला जाता है दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, जो हम लोग क्या करता है? बाकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2011 के CHS के बायोलॉजी एंट्रेंस पेपर हम लोगों ने पढ़े हैं, जो टोटल 1 से लेकर के 25 तक थे। तो इस तरह की कोई भी आपको जानकारी चाहिए जो कि CHS BHU से रिलेटेड, 6th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के तैयारी करने तक की कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप माइंड मेकर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी बताएं, शेयर करें। और आप बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप माइंड मेकर गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज हम लोग चला रहे हैं जो कि मतलब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन पेपर को, सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।